कैसे हो आप सब? आप सभी घर में बहुत अच्छे होंगे, है ना। कल हमने पढ़ा था अलंकार। अलंकार भी काव्य का ही एक गुण है। आज इसी के अंतर्गत व्याकरण में, चूंकि हम कक्षा 10वीं के छात्र हैं, हमारे कोर्स में है काव्य गुण। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण क्या है, कैसे है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है। आप और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में भी दो गुण होते हैं। मैं अवगुणों की बात नहीं कर रही, किसकी बात कर रही हूँ? गुणों की। मनुष्य में दो गुण होते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारते हैं। ठीक इसी प्रकार कौन कौन से गुण? एक आंतरिक और एक बाह्य गुण। आंतरिक गुण कौन से होते हैं? मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म, उसके विचार, उसके भाव। यानी कोई व्यक्ति रहता सीधा साधा है परंतु उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, कपड़े मैले कुचैले पहनता है पर हर किसी की मदद के लिए दौड़ता है, हर किसी के लिए अच्छे विचार रखता है। ये हुए उसके आंतरिक गुण। बाह्य गुण होते हैं जो मनुष्य अपने आप को सजा कर लाता है, बहुत व्यवस्थित रहता है परंतु वो गुणी नहीं होता, अच्छे गुण नहीं होते। इस तरह से दो गुणों से मनुष्य का निर्माण होता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो आंतरिक और बाह्य दोनों ही गुणों से परिपूर्ण हो। ठीक उसी प्रकार से काव्य की भी कोई रचना तभी श्रेष्ठ होती है जब वह दोनों गुणों से युक्त हो। दोनों गुण, आंतरिक और बाह्य गुण। काव्य के आंतरिक गुण हमने कब पढ़े? कल हमने बाह्य गुण पढ़े कि कौन कौन से अलंकारों के द्वारा रचनाओं को सजाया जाता है, कैसे उनको निखारा जाता है। अनुप्रास अलंकार के माध्यम से, उपमा अलंकार के माध्यम से, छंदों के माध्यम से। काव्य के गुण जो दूसरे हैं आज हम पढ़ेंगे, वे काव्य के आंतरिक गुण हैं। इनके द्वारा कविताओं को अंदर से निखारा जाता है। इन दोनों से परिपूर्ण रचना ही सर्वसम्मत कहलाती है। तो सबसे पहले काव्य गुण की परिभाषा। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, अर्थात काव्य के गुण वही है जो काव्य के धर्मों का निर्वहन करते हैं, वे ही काव्य के गुण कहलाते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग आचार्यों द्वारा काव्य के गुणों का बखान किया गया, उनका वर्णन किया गया। जैसे आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में 10 गुणों का वर्णन किया है। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में 2 गुणों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 3 गुणों का वर्णन किया है। अंत में जाकर यहाँ पर ये ही 3 गुण प्रमुख हो गए जो मैंने नीचे लिखे हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि प्रमुख रूप से ये ही 3 गुण है और इन्हीं 3 गुणों में अन्य सारे गुण जो हैं वे समाहित है। ठीक है। आज इसके पश्चात आता है हमारा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण वह गुण जिसे पढ़ते ही उसके अर्थ का बोध हमें हो जाता है, जिसके लिए हमें अतिरिक्त कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम कविता को पढ़ते हैं उसका अर्थ हमारे ध्यान में आ जाता है। इनका सभी रसों में, हमने रस पढ़े हैं, 10 प्रकार के रस होते हैं, तो प्रसाद गुण का प्रयोग सभी रसों में किया जा सकता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि हमें कोई एक ही रस इसमें काम आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है, नरभो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जैसे कि हम इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, हमारे समझ में आ जा रहा है कि हमें इस संसार में रहकर कुछ काम करना है। बिना काम किए हमारा जीवन सफल नहीं होगा। इसके लिए हमें किसी अन्य प्रभाव की या कोई और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आपके कोर्स में है, आप प्रतिदिन प्रार्थना में, वंदना में विसर्जन मंत्र करते हो। हमारा जो विसर्जन मंत्र है वह भी प्रसाद गुण का ही उदाहरण है कि इससे हम ईश्वर के निकट अपने आप को समझते हैं, हमें शांति का अनुभव होता है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। और हमारा विसर्जन मंत्र वो भी इसी गुण का उदाहरण है। अगला गुण हम पढ़ेंगे ओज, जिसके नाम से ही हमें एक उत्साह का जन्म होता है। जैसे कि हम ओज बोलते हैं, हमारे शरीर में कुछ हलचल होती है, तो इसी हलचल का अर्थात ऐसी कविताएं या ऐसा रचना साहित्य जिसे हम पढ़े, लिखे या सुने, जिसके पढ़ने से हमारे मन में
उत्साह या वीरता का भाव जन्म लेता है, वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण के लिए आवश्यक है, हमने 12 कड़ी पढ़ी है, क ख ग घ सारे वर्ग है, उसमें हमने व्यंजनों के वर्ग में एक जो ट वर्ग होता है, ट ठ ड ढ ण, इस वर्ग के आने वाले वर्ण है। इन वर्णों का इस गुण में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, ये कठिन वर्ण कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओज गुण में कठिन वर्णों का प्रयोग होता है और साथ ही संयुक्त वर्णों का प्रयोग भी अधिकता से होता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है, चिक्कर है दिग्गज डोल मही हरी डोल सागर खरबरे। इसको बोलने में, इसका उच्चारण करने में, पढ़ने में हमें ताकत का एहसास होता है, अपनी ताकत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है। हम अपना राष्ट्रगान देख ले, हमारे देश की सेना को हम चलता हुआ देख ले, जब हमारे देश की सेना चलती है तो हमारे बदन के रोंगटे खड़े होते हैं। हम राष्ट्रवीरों की गीत जब सुनते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम सुनते हैं, तो उन गीतों को सुनकर भी हमें वीरता का भाव जन्म लेता है, हमारे बदन के रोंगटे खड़े होते हैं। वहाँ पर ओज गुण होता है। ओज गुण अधिकांश रोग में वीर रस, रौद्र रस, भयानक और विभत्स रसों में पाया जाता है। इसी का एक दूसरा सरल उदाहरण भी आप देख सकते हो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खूब लड़ी मैदानी में तो झांसी वाली रानी की, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है जो वीर रस पर आधारित है। जब हम ऐसी पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमें जोश आता है, अर्थात जहाँ कविता का पाठ करते हैं वहाँ ओज गुण होता है। तीसरा और अंतिम गुण हमारा होता है माधुर्य गुण। ऐसा गुण जिसे पढ़ने पर हमारे मन को बड़ा सुकून महसूस होता है, आनंद की अनुभूति होती है। जब हम श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, हमारे मन में प्रेम का भाव जागृत होता है, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण के लिए आवश्यक है कि हमारे जो वर्ण है वे सरल वर्ण होंगे, इनमें कठोर वर्णों का प्रयोग अर्थात त वर्ग के वर्णों का और संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता, सरल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इस गुण की रचनाएं जो है अधिकांश हमें श्रृंगार रस, तरुण रस, शांत रस में दिखाई देती है। जैसा उदाहरण मैंने आपको दिया है, माटी कहे कुम्हार से क्यों तो रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। अर्थात माटी हमसे कह रही है कि आज तुम अपने आप पर इतना क्यों इतरा रहे हो, आज तुम्हारा समय चल रहा है तो तुम अपने आप पर इतना इतरा रहे हो, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें रोंदूंगी। जब इस प्रकार की रचनाएं हम पढ़ते हैं तो वहाँ कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण। आप सभी को इस पूरे चार्ट को देखकर समझ में आ गया होगा प्रसाद गुण क्या है, ओज गुण क्या है और माधुर्य गुण क्या है। इनके उदाहरणों के माध्यम से भी बताया गया है। आप लोगों के लिए आशा लगातार यही